कल हम पढ़ा दिए थे आपको फैराडे लॉ का सारा न्यूमेरिकल पढ़ा दिए थे। आज के क्लास में आपको उसके आगे का टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसको हम गैल्वानिक सेल कहते हैं। आज गैल्वानिक सेल आपको पढ़ाया जाएगा। गैल्वानिक सेल आपके लिए नया नहीं है, 11th में भी इसका आपको स्टडी कराया गया होगा। आप 11th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। चलिए ध्यान देते हैं गैल्वानिक सेल पर। इसका दूसरा नाम है डैनियल सेल है। इसका तीसरा नाम है वोल्टैक सेल। इसका चौथा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें दो नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है, या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं ईसीसी भी कहते हैं। गैल्वानिक सेल ज्यादा प्रचलित है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है डैनियल सेल या वोल्टेक सेल के बारे में, तो घबराइएगा नहीं, ये सब एक ही नाम है। अब यह सेल है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, ये ऐसा केमिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसका यही काम है, इतना ही काम है। डिफिनेशन लिखिए कॉपी में। द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं उसको, समझ गए? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, माने ऐसा उपकरण है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को, है ना। जितना भी बैटरी है आपका, सब इसका एग्जाम्पल है ना, कि बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जितना भी बैटरी आप देखते हैं वो सारा का सारा बैटरी जो है केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड रहता है, उस स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट। किस तरह का हमारा गैल्वानिक सेल है, ध्यान दीजिए। इसमें दो बीकर होता है। ठीक है, इसमें दो बीकर होगा, एक में रहेगा जेडन इलेक्ट्रोड और दूसरा में रहेगा कॉपर इलेक्ट्रोड। ये हो गया जेडन इलेक्ट्रोड हो गया ये। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड होगा, ध्यान रखिएगा, उसी का इलेक्ट्रोलाइट इसमें रहता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट हो गया 1m ZnSO4। ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रोड है उसी का इलेक्ट्रोलाइट इसमें होना चाहिए। और यहाँ रहेगा ये, इसको कहते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये कॉपर है इसमें,
और जब कॉपर यहाँ होगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा, 1M CuSO4 हो गया। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो एक साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। ब्रिज का मतलब जैसे पुल होता है वैसे ही ये पुल है, ये साल्ट ब्रिज कहलाता है ये। ठीक, इसमें जो रहता है जेली नुमा एक सब्सटेंस रहता है जिसको अगार ब्लॉक कहते हैं। इस अगार ब्लॉक जो जमा हुआ इसमें रहेगा, उसमें KNO3 का जो है इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें रहेगा KNO3 रहेगा। ठीक है, और इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये हो गया साल्ट ब्रिज हो गया। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन करके लिखिए, इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि दोनों इलेक्ट्रोड को कंडक्टर वायर द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये कंडक्टर वायर है, यहाँ होना चाहिए, ये एनोड का काम करेगा। ठीक है, और ये आपको कैथोड का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ये एनोड जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा आप इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़े होंगे। लेकिन गौर करिए, यहाँ जो एनोड है वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो निगेटिव होगा, क्योंकि ये करंट को जो है एक्सेप्ट करता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड यहाँ से बाहर में जो है करंट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। और यहाँ जो इलेक्ट्रोड है यह बाहर से इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन बाहर से है ये करंट को छोड़ता है। ये आपको इलेक्ट्रिसिटी को इस दिशा में भेजता है और इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करेगा। ठीक है, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अब क्या है कि इसका नाम हो जाता है लेफ्ट बीकर। ये लेफ्ट बीकर है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। ये राइट बीकर कहलाता है, ये राइट बीकर है। ठीक है, ध्यान से समझिए, जब भी आपको पूछेगा गैल्वानिक सेल तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। दो बीकर बना दीजिएगा, इसमें एक इलेक्ट्रोड लेंगे जिसको Zn कहते हैं, जिंक, और इसमें जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसको कॉपर कहते हैं। ठीक है, ये एनोड का काम करेगा, वो कैथोड का काम करेगा। हमेशा याद रखिएगा, एनोड होता है लेफ्ट साइड और कैथोड होता है राइट साइड। दोनों इलेक्ट्रोड को कंडक्टिंग वायर द्वारा जो है वो हम जोड़ देते हैं, बीच में बल्ब भी रहता है जुड़ा हुआ, तो जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, याद रखिएगा, इसमें वही इलेक्ट्रोलाइट होगा जो जिसका यह इलेक्ट्रोड होगा। माने इलेक्ट्रोड अगर कॉपर का होगा तो कॉपर सल्फेट, अगर सिल्वर का होगा तो सिल्वर का सिल्वर नाइट्रेट या कोई भी सिल्वर का साल्ट जो होगा तो यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और यहाँ लेंगे हम, मान लीजिए कॉपर लिए हैं तो कॉपर सल्फेट ले लिए। 1M का मतलब होता है इसका मोलरिटी होगा 1, है ना, इसकी मोलरता 1 होगी। इससे ज्यादा का भी लेंगे तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन जो रिजल्ट 1M में आएगा वो उससे कम वाला में, अधिक वाला में फिर वैरी कर जाएगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को जो है साल्ट ब्रिज से हम जोड़ते हैं। साल्ट ब्रिज जो कभी कभी पूछता है क्वेश्चन की व्हाट इज साल्ट ब्रिज या डिफाइन साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज होता है कि यू आकार की नली है, देख लीजिए, इसको अगर उलट देंगे ऐसे करके तो यू आकार की नली हो जाएगी। इसमें जो होता है KNO3 रहता है अगार ब्लॉक के साथ। अगार ब्लॉक जो है वो जेलीनुमा सब्सटेंस है, जैसे आप देखते हैं कि आम का पेड़ है उसमें थोड़ा सा दूध निकलता है, दूध जमता है तो लस्सा बन जाता है, लसलसापन रहता है उसमें। इसी तरह से इसमें जो अगार ब्लॉक रहता है वो भी जेलीनुमा सब्सटेंस है जो इसको होल्ड करके रखता है, नहीं तो गिर जाएगा ना। अगर मान लीजिए इसमें होल्ड करके नहीं रखा जाएगा तो गिर जाएगा नीचे सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन में गिरता नहीं है। इसका काम क्या है, साल्ट ब्रिज का काम क्या है कि इसमें का जो चार्ज है इसको इसमें फ्लो करना, ताकि जैसे मान लीजिए करंट आपका ऐसे आया तो ऐसे करंट आएगा तो फिर ऐसे करंट रिटर्न भी होगा, तब सर्किट कंप्लीट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ दे रहा है तो ये लेगा, लेने के बाद जो है इसे होकर के इसका सर्किट कंप्लीट होगा।
तो सर्किट कंप्लीट होने के लिए दोनों साल्ट को बिना मिलाए ही जो है ये चार्ज के ट्रांसफर में हेल्प करता है, इसलिए हम साल्ट बेस का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सो अब लिखिएगा, देयर आर टू बीकर्स, देयर आर टू बीकर्स। लिखिए, नहीं दिखाई पड़ता है तो सुन के लिखिए, देयर आर टू बीकर्स, इसमें 2 बीकर होता है। अब देखिए, लेफ्ट बीकर, लेफ्ट बीकर हैज Zn इलेक्ट्रोड, लेफ्ट बीकर हैड Zn इलेक्ट्रोड एंड 1m ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट। एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज है। देयर आर टू बीकर, समझ गए हैं 2 बीकर होता है। लेफ्ट बीकर है Zn इलेक्ट्रोड, लेफ्ट बीकर में Zn इलेक्ट्रोड है और 1m ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। इट एक्ट्स एज, इट मतलब क्या, Zn इलेक्ट्रोड, Zn इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड, Zn इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड, Zn इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा। ठीक है। और ये भी लिख दीजिए, इट हैज निगेटिव चार्ज, इस पर चार्ज होगा निगेटिव। ये हो गया लेफ्ट बीकर का। अब लिखिए, राइट बीकर, राइट बीकर हैज, देखिए Cu इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड एंड 1m CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट, CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। फिर लिखिएगा, Cu इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड, एक्ट्स एज कैथोड या कैथोड की तरह काम करता है। फिर लिखिएगा, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए एकदम सिंपल वे में बताए आपको, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। कोई भी ऐसा उपकरण आपको मिले जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, आप उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहिए। ठीक। अब है क्या कि इसका जो कंपोजिशन है वो है क्या, 2 बीकर होता है, एक को लेफ्ट बीकर, दूसरे को राइट बीकर कहते हैं। लेफ्ट बीकर में Zn इलेक्ट्रोड होता है और ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब दोनों सेम ही क्वालिटी का होगा। फिर यहाँ जो होता है राइट बीकर में 1m CuSO4 है और इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ Zn इलेक्ट्रोड करेगा एनोड का काम, इस पर होता है निगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस का जस्ट उल्टा है इसमें। और यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड होगा जो कैथोड का काम करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दोनों इलेक्ट्रोलाइट को, माने इस इलेक्ट्रोलाइट को इस इलेक्ट्रोलाइट से एक साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। इसके बाद लिखिएगा, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर connected by conducting wire, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड को कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं। फिर लिखिएगा, बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड को हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं
और दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हम साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। अब देखिए साल्ट ब्रिज क्या है, साल्ट ब्रिज क्या है, इसका डिफिनेशन आपको पूछ देगा या हो सकता है कि इसको क्वेश्चन में डाल दे, इसलिए यहाँ पर हम VVI लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा साल्ट ब्रिज क्या है, दी यू शेप्ड नली, यू शेप्ड ट्यूब containing KNO3 electrolyte, KNO3 electrolyte with agar block, with agar block एक जेली सब्सटेंस होता है, is called salt bridge। समझ गए? दी यू शेप्ड ट्यूब माने यू आकार की नली जिसमें KNO3 इलेक्ट्रोलाइट होता है अगार ब्लॉक के साथ, उसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ये भी पूछ देता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज? तो साल्ट ब्रिज का काम है कि दोनों घोल को बिना मिलाए इस घोल से चार्ज को उस घोल में ट्रांसफर करना। इसका फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम one electrolyte to another, one electrolyte to another without mixing, without mixing माने बिना मिलाए, ये इसका फंक्शन है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर करना है ना, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में या एक इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन किसी प्रकार का इसमें मिलावट नहीं होगा, माने इसको इसमें या इसको इसमें नहीं मिला सकते हैं। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। अब देखिए आगे, अब इसका सिग्निफिकेंस देखिए गैल्वानिक सेल का।
अब देखिए सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है विशेषता। क्या है इसका? तो विशेषता होगा किसका? एनोड का और कैथोड का। तो पहले एनोड का देखिए, देखिए जेड एन इलेक्ट्रोड एक्स एज एनोड। जेड एन इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा। दूसरा है इट हैज निगेटिवली चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। तीसरा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीजेज इन आउटर सर्किट, आउटर सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजेज इन आउटर सर्किट, या आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। चौथा इट गेन्स करंट, करंट फ्रॉम द आउटर सर्किट, आउटर सर्किट से यह इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, करंट को गेन करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। इसके बाद देखिए दी ऑक्सीडेशन, दी ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन इज, इसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा? तो देखिए जिंक होगा सॉलिड, या आपको देगा Zn2+, इसको एक्वस कहेंगे, आप प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा। तो ये हुआ कहानी किसका? एनोड का। अब कैथोड में आइए, इसमें लिखेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड एक्स एज कैथोड। कॉपर जो है कैथोड का काम करेगा। ठीक है, दूसरा देखिए इट हैज निगेटिवली चार्ज है, तो इस पर हो जाएगा इट हैज, इट हैज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, इस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इट हैज नहीं, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इसमें लिखेगा इट इज निगेटिवली चार्ज। इसके बाद देखिए, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन रिलीजेस इन आउटर सर्किट, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन गेन्स फ्रॉम आउटर सर्किट। यहाँ लिखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन्स बाय फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट।
ठीक है। अब देखिए 10वां, इसमें क्या होगा, करंट रिलीजेज, करंट रिलीजेज इनटू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में जो है यह करंट को रिलीज करेगा। और क्या है, तो रिडक्शन, रिडक्शन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस एट कैथोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि रिडक्शन आपको जो होगा वो कैथोड पर होगा। अब देखिए, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, तो Cu2 प्लस होगा एक्वस, जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एनोड, उसको यह गेन करके बना देगा Cu सॉलिड बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। अब देखिए सेल रिएक्शन क्या होगा, अब देखिए कि सेल के अंदर रिएक्शन क्या होगा। सेल रिएक्शन का मतलब होता है कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शन होगा उसका सम, दोनों के सम ही होगा सेल रिएक्शन। अब हेडिंग दीजिएगा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन देखिए, सेल रिएक्शन जो है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। सेल रिएक्शन क्या करिएगा कि एनोड का और कैथोड का जो रिएक्शन होगा उसका सम कर दीजिए, उस दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो एनोड का रिएक्शन आपको क्या है, तो Zn सॉलिड है, जहां से Zn 2 प्लस एक्वस बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। फिर इसमें क्या है कि Cu2 प्लस एक्वस है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये बना देता है Cu सॉलिड बना देता है। ऊपर का रिएक्शन जो है एनोड का है, नीचे का रिएक्शन कैथोड का है। अब इस दोनों को हम सम करेंगे, हम जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। आप जानते हैं मैथ में पढ़े होंगे, जो बराबर के इधर और बराबर के उधर जो रहता है सेम चीज रहता है तो कट जाता है। तो यहाँ बराबर समझिए एरो को, एरो के इधर जो रिएक्टेंट है ऊपर का में Zn सॉलिड है, निचल का में क्या है Cu2 प्लस एक्वस है, और उधर है Zn2 प्लस एक्वस और Cu सॉलिड। मतलब कि दोनों तरफ अगर जो मैच कर जाएगा सेम होगा वो कट जाएगा। अब रिएक्टेंट में क्या बच गया, तो Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, फिर स्लैश होगा, फिर होगा Zn2 प्लस एक्वस होगा और प्लस Cu सॉलिड होगा। तो ये फाइनल जो आया यही आपका है सेल रिएक्शन। ये जो फाइनल आया है वो आपका सेल रिएक्शन है। अब है सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को हम सूचित कैसे करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को हम सूचित कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह से डायग्राम बना के हर जगह तो लिखेंगे नहीं, इसके सूचित करने का तरीका है। पहला क्या है कि सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड का रिएक्शन, इसके बाद लिखते हैं साल्ट ब्रिज, फिर लिखते हैं कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड में क्या होता है आप देखते करते हैं कि Zn सॉलिड रहता है, रिएक्शन की जगह पर जो है वहां स्लैश का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर एरो की जगह पर स्लैश का प्रयोग करेंगे और Zn2 प्लस एक्वस हो गया। ठीक है, हो सकता है इसका कंसंट्रेशन अगर दिया रहे तो इसको C1 मान लीजिए या C कह दीजिए। इसके बाद होगा यहाँ पर साल्ट ब्रिज होगा, फिर Cu2 प्लस एक्वस होगा और जैसे ही एक्वस होगा तो उसका कंसंट्रेशन होगा तो इसको C2 कह दिए, फिर स्लैश हो गया Cu सॉलिड। तो ये जो हुआ आपको सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ कि सेल कोई भी रिप्रेजेंट होगा तो इसी तरह से होगा। इसमें याद रखिएगा ये एनोड का रिएक्शन है या एनोड चैम्बर यहाँ पर है और कैथोड चैम्बर यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो बीच वाला है यही है हमारा साल्ट ब्रिज है। तो कोई भी
अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है तो समझिए कि वो वो जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसी तरह से लिखाएगा। ये हुआ एनोड का रिएक्शन। देख लीजिए एनोड में क्या हो रहा है, जेडन सॉलिड है, एरो है और वहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये जो स्लैश है वो एरो के बदला में है, इलेक्ट्रॉन आपको लिखना नहीं है। यहाँ C1 जो है कंसंट्रेशन है, इसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो दिया हुआ है रहेगा। और बीच में जो पैरेलल लाइन है वो साल्ट ब्रिज है। फिर देखिए यहाँ Cu2 प्लस एक्वस है, तो इसका भी आपको कंसंट्रेशन C2 लिख दिए हैं, दिया रहेगा कुछ ना कुछ। और यहाँ पर ये जो स्लैश है वो स्लैश हो गया आपको किसका, तो ये हो गया इस एरो का। और यहाँ पर Cu सॉलिड है तो Cu सॉलिड दिया हुआ है। तो कोई भी सेल इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया रहेगा या इसी तरह से रहेगा तो आप उसका न्यूमेरिकल बनाइएगा। तो इस तरह से जो हो गया आपका गैल्वानिक सेल कंप्लीट हो गया। गैल्वानिक सेल में इससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है। आपको पूछेगा गैल्वानिक सेल तो डिफिनेशन पूछ सकता है, उसका कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है थ्योरी के रूप में, या नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा कि एनोड पर कौन रहेगा, कैथोड पर कौन रहेगा, या एनोड पर कौन सा चार्ज है, कैथोड पर कौन सा चार्ज है, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, रिडक्शन कहाँ होगा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, इसके बाद जो है सो करंट कौन रिलीज करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, ये सारा क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव के टाइप में रहेगा। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अगला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। किताब से पढ़ के रखिएगा, तैयार रखिएगा। याद रखिएगा कि पढ़ाई जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको कोई कह सकता है कि पढ़ लो, अच्छा टीचर पकड़ा देगा, अच्छा व्यवस्था दे देगा, लेकिन पढ़ाई आपको खुद करना होगा। इसलिए अपने काम को कंप्लीट कीजिए। पढ़ने का उम्र सब दिन नहीं रहेगा, पढ़ाई का एक लिमिट समय होता है। पर जब आपका समय खत्म हो जाता है तब आप लोग पढ़ने लगते हैं, ये सबसे बड़ा गलत बात है। इसलिए याद रखिए कि आपको जो काम मिलता है उसको रेगुलर करिए। 2 ही घंटा 3 घंटा जो आपको लगता है कि होना चाहिए उतना ही देर काम करिए, लेकिन काम करिए, पढ़िए। और पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप लिखें, है ना। बोल के पढ़िए ठीक है, मने मन तो मत पढ़िएगा, क्योंकि मने मन जैसे ही पढ़िएगा तो आपको नींद आ जाएगा। इसलिए बोल के पढ़िए या इसको लिखिए, 3 बार 4 बार लिखिए, जितना लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश में एक कहावत है कि टू राइट मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप लिखिएगा उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि आपको जो एग्जामिनेशन होगा वो सब लिखित होगा, वो मौखिक नहीं होगा। 3-3 घंटा का एग्जामिनेशन होता है, उसमें लिखिएगा तो कहिएगा हाथ दर्द करता है, चाहे हाथ थक गए, ये सब चीज का जो है प्रैक्टिस रहेगा तो ठीक रहेगा। तो टॉपिक को अच्छा से लिखिए, लिखने के बाद जो है ना, इसको मिला के देखिएगा कि आपका जो थ्योरी है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि लिखने में थोड़ा बहुत गलती होगा, कोई जरूरी नहीं कि जो आप याद करिएगा पूरा का पूरा वो आप लिख ही पाइएगा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्या चीज हो गया, हाँ?